हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और हम एडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम आजीविका अ, का इकाई 3 स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हम बुक का प्रेफरेंस ले रहे हैं वो पिकासो की बुक है, बट इसमें थोड़े से टफ लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, तो हम उसको थोड़ा सा सरल शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। SHG स्व सहायता समूह। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। स्वयं सहायता समूह है ना, एक ऐसा एक समूह है जो कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जो आपस में मिलकर आर्थिक और सामाजिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। है ना, आमतौर पर यहाँ पे समूह में 10 से 20 लोग होते हैं जो आपस में विश्वास और सहयोग के आधार पर एक संगठन बनाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। स्व सहायता समूह अपने आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक हालत में सुधार के लिए एकत्र हुए लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। यह आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर काम करने वाला एक अनौपचारिक संगठन है, यानी कि इनफॉर्मल संगठन है। स्व सहायता समूह के गठन के लिए किसी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही ग्राम मोहल्ले टोले के समान आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 व्यक्ति मिलकर बैठक में समूह गठन के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेकर समूह का गठन कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया कि छोटा सा एक समूह होता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने आप को खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, और इसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए ये स्व सहायता समूह बनाया गया है। तो इसका इतिहास क्या है। स्व सहायता समूहों का इतिहास है, सर्वप्रथम भारत के गुजरात राज्य में इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 से महिलाओं द्वारा गठित स्व सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में प्रथम प्रयास माना जाता है। ठीक है, बाद में बांग्लादेश के श्री मोहम्मद यूनुस ने 1976 से सूक्ष्म वित्त को आधार मानकर अनेक स्व सहायता समूह का सृजन किया, जिसे गरीबी कम करने अ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री मोहम्मद यूनुस को 2005 में शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो श्री मोहम्मद यूनुस ये जो है, इन्होंने इनके प्रयास से ग्रामीण बैंक की भी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, ग्रामीण बैंक की भी स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने। इनको 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के। ठीक है, 1976 में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है एसएसजी का। उद्देश्य है महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, लघु उद्यमिता को बढ़ावा, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, गरीबों को बैंकिंग सेवाएं अर्थात बचत, जमा एवं ऋण प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे सिंपल सा ही लिखा हुआ है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इनका उद्देश्य है एसएसजी का। गरीबों और छोटे उद्यमों को प्रशिक्षण देना, उनको वित्तीय सहायता देना और गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। ठीक है, तो एसएसजी, इसके बाद क्या है, एसएसजी की आवश्यकता क्यों है ना। एसएचजी की आवश्यकता नहीं, एसएसजी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, महिलाओं को क्यों पड़ती है। तो आपसी सहयोग के लिए, है ना, संगठन में शक्ति होती है, महाजनों के शोषण से मुक्ति पाने के लिए, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए, सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लेने के लिए,
बचत की भावना को विकसित करने के लिए एक छोटे बैंक के रूप में जो हर समय उपलब्ध हो कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है कि एसएचजी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। लोगों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो महाजन है और ये जो सूदखोर है ना, उनके शोषण से बचाने के लिए, और इसके अलावा समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जो सरकारी योजनाएं हैं है ना, उनका लाभ आसानी से प्राप्त करने के लिए, लोगों में बचत की आदत है ना होनी चाहिए, लोगों में बचत की भावना को विकसित करने के लिए, और इसे एक तरह का छोटा बैंक की तरह उपयोग किया जा सकता है ना, जिससे किसी भी समय अम, धन की प्राप्ति हो सकती है, धन या ऋण ले सकते हैं। तो एक छोटे तरह का बैंक का भी काम करता है, इसलिए हमें एसएचजी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ साइड में यहाँ पे एक नोट बना हुआ है, दिया हुआ है बॉक्स में, स्व सहायता समूह एसएचजी एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया था। तो ये क्या है कि भारत में 1992 में नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसने एसएचजी को एक प्रयोग के रूप में शुरू किया था। ठीक है, प्रयोग के रूप में शुरू किया था कब? 1992 में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बहुत टफ नहीं है ये एसएसजी, है ना, इसको पढ़ने में आसानी ही है, आसान है ये। ठीक, चलिए देखते हैं अगला है स्व सहायता समूह के 3 प्रकार। देखिए, स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य तो क्या है कि लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना, है ना। तो इससे विभिन्न आधार पर, है ना, इनको 3 प्रकार के आधारों पर इसको बांट सकते हैं। तो कौन कौन से ये 3 प्रकार हैं स्व सहायता समूह के? एक तो आर्थिक आधार पर इसको बांट सकते हैं, दूसरा लिंग के आधार पर इसको बांट सकते हैं, और तीसरा जो है ये विशेष उद्देश्य के लिए इसको बांटा जा सकता है। तो अ, आर्थिक आधार पर किस तरह से बांट सकते हैं? गरीबी रेखा से नीचे वाले सदस्यों का समूह। तो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल वाले सदस्यों का जो समूह है, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्यों का एक समूह। तो इसमें यानी कि ये बीपीएल है और ये एपीएल है। ठीक है, तो एपीएल में वो सदस्य आते हैं जो थोड़े आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। ठीक है, और लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर भी इनको हम बांट सकते हैं। पहला तो है क्या? पुरुषों का समूह, यानी कि इसमें केवल पुरुष द्वारा गठित एक समूह होता है ना। और केवल महिलाओं का समूह, इसमें केवल महिलाएं ही होती हैं, और मिश्रित में पुरुष और महिला दोनों होती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विशेष उद्देश्य के लिए भी स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? आजीविका मिशन के समूह। तो जो रोजगार और आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे समूह को हम क्या आजीविका मिशन के समूह में गिनते हैं। नवा अंजोर के लिए समाहित समूह, तो ये क्या है? इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। तो नवा अंजोर एक तरह का क्या कहना चाहिए, एक तरह की पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जिसमें जो नया काम या फिर नया व्यवसाय नया व्यवसाय से जो आय होने होगी, है ना, जो नया व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, है ना, नया कुछ काम स्टार्ट करेंगे, तो उससे आने वाली आय के लिए ये नवा अंजोर जैसा एक कार्यक्रम या वो चलाया गया है। ठीक है, तो नवा अंजोर के तहत ये एक समूह बनाया जाता है, इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सिंचाई परियोजना के समूह, इसमें क्या होगा? तो इसमें है जी, तो सिंचाई परियोजना के समूह, इसमें क्या है ना, इसमें जो जल प्रबंधन और खेती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सिंचाई परियोजना के लिए ये समूह बनाए जाते हैं, इसमें कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और महिला बाल विकास संबंधी, तो इससे महिला बाल विकास संबंधी ये भी एक इससे भी इसके थ्रू भी एक समूह बनाया जाता है, जिसमें जो महिलाएं और बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, तो रेडी टू ईट और पोषण आहार। तो रेडी टू ईट आप सभी को आई थिंक मालूम होगा कि आंगनबाड़ी में ये एक तरह का खाना है ना, पाउडर जैसा होता है रेडी टू ईट, जिसमें
बहुत सारी लाइक कोदो, कुटकी, है ना, रागी, इस तरह की चीजें उसमें मिश्रित होती हैं, है ना, और वो रेडी टू ईट होता है। तो उस तरह का बच्चों के लिए काफी हेल्थ हेल्दी होता है खाने में। ठीक है, तो ये महिला बाल विकास से संबंधित समूह बनाई जाती है। ठीक है, ये भी विशेष उद्देश्य के लिए। और जल ग्रहण मिशन के समूह, ये जो पानी संरक्षण और पानी का सही उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे ये समूह। ठीक है, तो ये विशेष समूह के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? आजीविका मिशन के समूह, नवा अंजोर के लिए समाहित समूह, और सिंचाई परियोजना के समूह, महिला बाल विकास संबंधी, और जल ग्रहण मिशन। ठीक है, और इसके बाद है स्व सहायता समूह के लक्षण। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? स्व सहायता समूह के लक्षण, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। ठीक है, निम्न नियमानुसार साप्ताहिक बैठक करना, यानी कि नियमित बैठक करना, ग्राम संगठन की बैठक में हर माह मासिक रिपोर्ट लेकर हाजिर होना चाहिए। समूह की बैठक में ही लेन देन की चर्चा होनी चाहिए। ऋण का सही किश्तों में भुगतान करना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए का मतलब हर किसी को चांस मिलना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए। बुक कीपर प्रशिक्षित होना चाहिए, जो लेखा जोखा रखता है उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, और प्रति माह मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन को भेजना चाहिए। समूह का सभी लेन देन सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। प्रतिवर्ष ऑडिट होना चाहिए, और यहाँ पे तो सेम वही पॉइंट दिया हुआ है, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। तो कुल मिलाकर के जो स्व सहायता समूह है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। इनके जो लक्षण है वो ये होने चाहिए। क्या क्या? तो एक तो नियम अनुसार, है ना, नियमित बैठक होनी चाहिए, और बैठक में वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि हर महीने, मतलब हर महीने की रिपोर्ट दी जानी चाहिए। पारदर्शिता, है ना, अगर कोई वित्तीय लेन देन हो रही है तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये वित्तीय लेन देन हो। ठीक है, और हर सदस्य को बचत करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है ना, पारदर्शिता इसलिए हो ताकि कोई अ, आपस में ही कोई धोखाधड़ी या इस तरह का कोई वो ना हो, है ना। और फिर जिससे सदस्यों प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, है ना। इससे क्या हो, नए 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 जो कौशल होते हैं, है ना, जो नए स्किल्स होते हैं, है ना, उन स्किल्स के लिए बढ़ावा मिले, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने स्किल्स को। और हर महीने की रिपोर्ट संगठन को भेजनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो एसएसजी ग्रुप्स हैं ना, जो स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा हो पाए। ठीक है, और इसके अलावा है ना, समय समय पर ये प्रतिवर्ष जो ऑडिट होनी चाहिए, प्रतिवर्ष, है ना, ऑडिट होनी चाहिए, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड जो है ना वो सही रहे। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा हो, जैसे जिससे क्या होगा कि समूह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा ये यहाँ पे विशेषताएं हैं, और स्व सहायता समूह की सफलता के पंचसूत्र हैं, है ना। अगर कोई क्या कहना चाहिए, स्व सहायता समूह है उसकी सफलता अगर हमें देखनी है तो हम ये स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्रों का पालन होना आवश्यक है। जैसे कि क्या? नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक उधार, नियमित ऋण वापसी, और सही हिसाब किताब। तो ये आई थिंक हमने बहुत बार देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है पंचसूत्र के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या यहाँ पे दी हुई है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या किस प्रकार हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। सामान्य समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए, और अधिकतम कितने? 20 होने चाहिए। विकलांग एवं दुर्गम क्षेत्र में के लिए समूह में न्यूनतम 5 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य। विशेष समूह के लिए, जहाँ पे विशेष समूह जो अभी थोड़ी देर हमने पहले हमने पढ़ा, आजीविका के लिए और जल संरक्षण के लिए, ये सारी चीजें। तो लघु सिंचाई, नवा अंजोर जैसे जो विशेष समूह है उसके लिए न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए, और अधिकतम कितने? 5 सदस्य होने चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है
महिला स्व सहायता समूह के घटक। तो इसमें मुख्य घटक हैं, कुछ नियम है ना? तो ये चलिए देखते हैं। तो इसमें समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। 12 से 16 सदस्य आदर्श स्थिति में मानी गई है। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में पंजीकृत होना आवश्यक है। और बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी सदस्य संख्या 20 से अधिक हो को बैंक ऋण नहीं देता। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट में ये कहा गया है कि समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं और 12 से 16 सदस्य वाला जो समूह होगा वो आदर्श समूह माना जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 12 से 16 सदस्य वाले जो समूह होंगे वो आदर्श समूह माने जाएंगे। और यदि सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होती है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम में पंजीकृत होना, इसमें पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ठीक है? और बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी संख्या 20 से अधिक होगी उनको बैंक ऋण नहीं देगा। ठीक? और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति समूह का सदस्य हो सकता है। परिवार के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारा, टोला या ग्राम के होने चाहिए। और इसके अलावा समूह सदस्य की आयु 16 से 65 वर्ष के मध्य हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 18 से 58 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसकी? सदस्य की। इसके अलावा नए सदस्यों का प्रवेश समूह गठन के बाद भी समूह की सहमति से ही किया जा सकता है। तो अगर समूह में कोई नया प्रवेश लेना चाहता है, कोई नया सदस्य बनना चाहता है, तो समूह की सहमति होनी आवश्यक है। एक समूह के सदस्य सामान्य आर्थिक, समान विचारधारा एवं समान आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के अगर समूह में अगर कोई मतलब जितने भी सदस्य हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी समान होनी चाहिए, समान विचारधारा के होने चाहिए और समान आर्थिक गतिविधि के ही होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्रतिशत समूह के कुल सदस्यों का 80% होना चाहिए। यानी कि समूह में 80% सदस्य जो हैं वो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के होने चाहिए। ठीक? अगला देखते हैं। स्व सहायता समूह की बैठक। स्व सहायता समूह की बैठक, इसमें क्या कहा गया है कि अनिवार्य बैठक यानी कि बैठकें जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए। माह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। और समूह की बैठक या तो साप्ताहिक हो सकती है या तो मासिक या हो सकती है या तो पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है 15-15 दिन में। ठीक है? 15-15 दिन में भी हो सकती है। तो समूह की बैठक या तो सप्ताह में हो सकती है या तो फिर महीने में या तो फिर 15-15 दिन में भी हो सकती है। लेकिन महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी अनिवार्य है। बैठक का स्थल क्या हो सकता है? सामुदायिक भवन या सभी सदस्यों के घर में बारी-बारी से। और गणपूर्ति इसकी कैसी होगी? 50% सदस्य। ठीक है? कम से कम 50% सदस्य बैठक में उपस्थित रहें। और इसका निर्णय यानी कि समूह का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो सभी निर्णय सहमति से लिए जाने चाहिए, है ना? और बैठक की कार्यवाही का विवरण निश्चित प्रारूप में लिखना चाहिए। किसके द्वारा? तो सचिव के द्वारा। तो बैठक का जो पूरा रिकॉर्ड है वो लिखित रूप में सचिव के द्वारा लिखा जाना चाहिए। ठीक है? अगला देखते हैं। स्व सहायता समूह के सदस्यों की बचत। तो सदस्यों की बचत 5 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक या तो फिर अधिक मासिक क्षमता अनुसार हो सकती है। 5 रुपए से 200 रुपए तक वो सदस्य अपना बचत कर सकते हैं या तो फिर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, जिसकी क्षमता है उस आधार पर बचत किया जाना चाहिए। बचत जो है ये नियमित और निरंतर होना चाहिए, है ना? बचत की राशि एवं आवृत्ति का निर्धारण सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो बचत की जो राशि है कि कितना बचत करना है वो आपस में ही डिसाइड करेंगे। ठीक है? कि सदस्यों को कितना बचत करना है। बचत तभी नियमित मानी जाती है जब देय राशि का 80% जमा हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर अगर किसी को 80% मतलब क्या कहना चाहिए, जब समूह की कुल बचत का 80% ऋण के रूप में दिया जा चुका
है ना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यदि किसी समूह में, है ना, अ, उनकी कुल बचत का, अगर उन्होंने कुल जितना भी बचा लिया है उस बचत का 80% किसी को ऋण दिया हुआ है, तो तभी उसे क्या, नियमित बचत माना जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, बचत तभी नियमित मानी जाती है जब देय राशि का 80% जमा हो जाए, यानी कि कुल बचत का 80% ऋण के रूप में दिया जा चुका हो, तब उसे नियमित बचत माना जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा है, फरवरी 2025 की स्थिति में एसएचजी के बचतों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक था, इसके बाद क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंकों का स्थान था। तो ये भी क्लियर है कि फरवरी 2025 की स्थिति में एसएचजी की जो एसएचजी का बचत सबसे अधिक का हिस्सा जो है वो वाणिज्यिक बैंक में जमा किया गया है, किया जाता है। और जबकि पहले से इसके बाद, मतलब वाणिज्यिक बैंकों के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का स्थान है। ठीक। और यहाँ पे बचत के बारे में दिया हुआ है, बचत क्या है, समूह द्वारा निर्धारित अनिवार्य बचत योगदान। तो ये क्या है, इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, समूह द्वारा निर्धारित अनिवार्य बचत का उपयोग समूह के सदस्यों के लिए आपातकालीन फंड के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ये जो स्वैच्छिक योगदान, यदि समूह के सदस्यों से अधिक आय है तो इसका उपयोग अतिरिक्त निवेश या फिर रोजगार योजनाओं के रूप में किया जाता है, स्वैच्छिक योगदान का। ठीक है। तो ये यहाँ पे बचत के बारे में जो दो चीजें यहाँ पे दी हुई है, अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक योगदान, ये आपातकालीन फंड के लिए है ना, इमरजेंसी के में, सॉरी, इमरजेंसी में काम आता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये अतिरिक्त निवेश, लाइक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, है ना, उसमें ये स्वैच्छिक योगदान का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है स्वैच्छिक बचत की गणना। तो स्वैच्छिक बचत की गणना कैसे कर सकते हैं हम, है ना, समूह की मूल निधि के हिस्से के रूप में नहीं बनाया जाए। तो स्वैच्छिक बचत को समूह की मूल निधि का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसे अलग रखा जाता है और जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो समूह की मूल निधि के एक हिस्से के रूप में तथा अंतर समूह में ऋण देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। एसएचजी के सदस्य संयुक्त रूप से यह तय करेंगे कि समूह के सदस्यों द्वारा की गई स्वैच्छिक बचत का ब्याज आय में आनुपातिक हिस्से या समूह से लाभांश लेने के योग्य है या नहीं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब यही है कि है ना, मूल निधि का हिस्सा इसको नहीं मानते हैं और इसे अलग रखते हैं ताकि जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाए। और समूह जो है इस बचत का उपयोग अपने सदस्यों को ऋण देने के रूप में कर सकती है, लेकिन और ये भी तय कर, मतलब इसका उपयोग मतलब एसएसजी को सदस्यों का ये अधिकार होता है कि किसे ब्याज मतलब किसको ये ब्याज के रूप में दिया जाए, या मतलब वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस सदस्य को वो ब्याज के रूप में ये अमाउंट दिया जाए या नहीं। ठीक है, कौन योग्य है और कौन नहीं। तो ये एसएसजी का ही अधिकार होता है। ठीक है, एसएसजी ही डिसाइड करती है, एसएसजी के सदस्य ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा आप सभी को, ये दोनों। और अगला हम चलते हैं, बैंक में खाता खोलना। तो बैंक में खाता खोलना यानी कि एसएसजी के संचालन के लिए बैंक खाता होना जरूरी है ना। तो बैंक खाता समूह के तीनों पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ खोला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों पदाधिकारी, यानी कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही बैंक में खाता खोला जा सकता है। और खाता खोलने के लिए संयुक्त हस्ताक्षर यानी कि जॉइंट सिग्नेचर्स होने आवश्यक है। ठीक है। समूह गठन के लिए 3 से 6 माह के अंदर खाता खोल देना चाहिए, बैंक में खाता खोलना है तो। ठीक है। तो एक तो
तीनों पदाधिकारियों का होना जरूरी है बैंक में खाता खोलने के लिए, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो इनको वहां पे पर्सनली इन पर्सन वहां पे बैंक में जाकर के उनके तीनों के जॉइंट सिग्नेचर्स होने जरूरी हैं, और समूह का गठन जो समूह गठन के 3 से 6 महीने के अंदर ही बैंक खाता खोल देना चाहिए। ठीक है। तो बैंक खाता खोलने बैंक खाता खोलने के लिए मतलब ये क्या फायदे हो इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक में खाता खोलना है तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बचत की सुरक्षा के लिए, बचत पर ब्याज पाने के लिए, बैंक लिंकेज के लिए, सदस्यों में विश्वास के लिए और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो सिंपल सा ही है ना, साधारण सब शब्दों में ही लिखा हुआ है। बचत की सुरक्षा करने है ना, बैंक में खाता खोलने से क्या होता है, बैंक में सॉरी बचत की सुरक्षा होती है। ठीक है। और समूह को ऋण आसानी से मिल जाता है, और फिर सदस्यों में विश्वास बढ़ता है, पारदर्शिता बनी रहती है, और जो सरकारी योजनाएं हैं है ना उनका लाभ लेने में मदद मिलती है। तो बैंक में खाता खोलने के ये कुछ फायदे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, बैंक खाता संचालन के लिए समूह के 3 सदस्यों का चयन समूह द्वारा किया जाएगा। किन्हीं 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि समूह में 3 लोगों को खाता संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। किसको किसको? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। ठीक है। तो इन तीनों को खाता संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो उन तीनों में से किन्हीं 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से बैंक से राशि विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा है अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बैंक में खाता खोलने के बाद स्व सहायता समूह को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तो बैंक में खाता खोलने के बाद कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बैंक में खाता खोलने के बाद। तो वो क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? बैंक का प्रस्ताव पत्र, बैंक का सॉरी समूह का प्रस्ताव पत्र, समूह की नियमावली की प्रति यानी कि नियमों की प्रति, समूह के अध्यक्ष एवं सचिव की फोटो, और अध्यक्ष एवं सचिव की परिचय हेतु किसी खातेदार सरपंच के हस्ताक्षर, और समूह के नाम की सील, और समूह के पदाधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो खाता खोलने के बाद स्व सहायता समूह को जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना जरूरी है। ठीक। और इसके बाद क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है? अगला पॉइंट है स्व सहायता समूह गठन एवं संचालन। तो ये क्या है? कम से कम 2 से 3 प्रारंभिक बैठकों में समूह की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व पर लोगों की समझ विकसित करने के पश्चात समूह पुनर्गठन या गठन किया जाए। तो ये क्या है? समूह बनाने से पहले कम से कम 3 कम से कम 2 से 3 प्रारंभिक बैठक होने जरूरी हैं। ठीक है। समूह की बैठक 2 से 3 प्रारंभिक बैठक होने जरूरी हैं, और बैठक में जो समूह की आवश्यकता है, उद्देश्य है और संभावित सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है। और समूह गठन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। ठीक है। महिलाओं की जो है समूह में अ, महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आई गेस यहाँ पे इस वाले स्लाइड में आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है सदस्यता शुल्क। तो अगर कोई इस ग्रुप में आना चाहता है, अगर कोई मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए न्यूनतम जो अमाउंट है सदस्य बनने के लिए वो 10 रुपए है। नेतृत्व क्षमता विकास हेतु सभी सदस्यों को वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर समूह में नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाए। तो समूह में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर नेतृत्व का अवसर दिया जाता है। यानी कि अम, जो अध्यक्ष है, अगर कोई 1 साल के लिए अध्यक्ष है, तो अगला साल जो होगा वो कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा, है ना, तब ताकि सबको एक्सपीरियंस मिलता रहे। ठीक है। अगला है समूह की आचार संहिता। समूह की आचार संहिता क्या है?
समूह की आचार संहिता क्या है? आचार संहिता का मतलब उन नियमों और सिद्धांतों से है जिनका पालन समूह के सभी सदस्यों को करना ज़रूरी है। ठीक है? तो आचार संहिता का मतलब यही है कि ऐसे नियम और कानून उस समूह के जिसको पालन करने सभी सदस्यों को ज़रूरी है, और समूह अपने लिए एक आचार संहिता बनाएगी, यानी कि खुद के वो नियम और कानून बनाएगी। ठीक है? और सभी समूह के नियम सभी सदस्यों की सहमति से तय होंगे। समूह को प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तय करने और कार्यसूची के अनुसार चर्चा करने में सक्षम होना चाहिए। तो मतलब बैठक का आयोजन नियमित रूप से होगा और कार्यसूची के अनुसार चर्चा होगी। ठीक है? तो मतलब वो डिसाइड है ना, वो बनाते हैं ना एजेंडा कि आज किस टॉपिक में बात होगी, तो वो जो है वो कार्यसूची के अनुसार ही चर्चा होगी। ठीक है? और सदस्यों को नियमित बचत के जरिए अपना समूह निधि बनाना चाहिए। समूह को समूह बैठकों में सभी नियमित सदस्यों से न्यूनतम स्वैच्छिक बचत राशि संग्रहित कर पाने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार संग्रहित बचत ही कायिक निधि होगी। तो ये चीजें यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि समूह की जो निधि है वो मजबूत बनाने के लिए नियमित बचत को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है? और समूह निधि का इस्तेमाल सदस्यों को आंतरिक ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि आपसी आपस में ही वो ऋण दे सकते हैं। ठीक है? जरूरत पड़ने पर सदस्यों को, है ना, आंतरिक ऋण कह सकते हैं इसको। ठीक है? आपस में ऋण दे सकते हैं। और इसके बाद है समूह को वित्तीय प्रबंधन मानदंड विकसित करना चाहिए, जिसमें कर्ज स्वीकृति प्रक्रिया, वापसी विवरण और ब्याज दर का उल्लेख हो। तो ऋण देने की मतलब समूह को ऐसे वित्तीय प्रबंधन मानदंड या फिर कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जो वित्तीय प्रबंधन से रिलेटेड हो, जिसमें वो जिसमें ऋण देने या फिर वापसी की प्रक्रिया हो, और ब्याज दर का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जा सके। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। तो समूह की जो आचार संहिता है, यानी कि जो नियम और नीति नियम या फिर कानून जो उस सदस्यों के बीच में होनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके बारे में। ठीक। अगला देखते हैं समूह के पदाधिकारी। तो समूह के पदाधिकारी कौन होते हैं? समूह को सही तरीके से चलाने के लिए 3 प्रमुख पदाधिकारी चुने जाते हैं। ठीक है? तो कौन-कौन से? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो समूह को सुचारू रूप से संचालन हेतु समूह अपने सदस्यों में से 3 पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से करेगा। पदाधिकारी के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर अ, सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे कमजोर सदस्यों को सबसे पहले पदाधिकारी बनने का मौका मिले। पदाधिकारी का चुनाव अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगा एवं नियमित अंतराल पर पदाधिकारियों का बदलाव कर सभी सदस्यों को पदाधिकारी बनने एवं नेतृत्व करने का मौका प्रदान किया जाएगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो समाज और समूह के सबसे कमजोर सदस्य होते होंगे, वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी पदाधिकारी बनने के लिए। और पदाधिकारी का जो कार्यकाल होगा वो अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगा, और नियमित अंतराल पर पदाधिकारियों का बदलाव किया जा सकता है, ताकि सभी को सेम अवसर मिले, समान अवसर मिले, और सभी सदस्यों का नेतृत्व, है ना, सभी सदस्य अपने पदाधिकारी बनने पर, है ना, नेतृत्व अच्छे से कर पाए। है ना, सबको विकास की जरूरत है, सभी सदस्यों को। ठीक। अगला देखते हैं अध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं स्वयं सहायता समूह में? तो अध्यक्ष समूह का सबसे प्रमुख सदस्य होता है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। अपने समूह का संचालन करना, अपने समूह का विभिन्न मंचों जैसे ग्राम संगठन में प्रतिनिधित्व करना, और समूह के बैंक खाते का संचालन करना, बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, सदस्यों द्वारा लाए प्रस्ताव को रखना और चर्चा करवाना, निर्णायक मत देना, सदस्यों की उपस्थिति पर ध्यान देना, और आपसी झगड़ों की आम सहमति से
सुलझाना। तो आपसी झगड़े होंगे तो उसको भी सुलझाने का काम कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अध्यक्ष के कार्य से संबंधित है। आई गेस यहाँ पे और कुछ समझाने जैसी बातें नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है सचिव के कार्य। तो सचिव के क्या कार्य होंगे, है ना? ये भी एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है या फिर पदाधिकारी होता है स्वयं सहायता समूह में। उसके क्या कार्य हैं सचिव के? अपने अपने स्व सहायता समूह के रोजगार और प्रशासनिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने का काम कौन करता है? सचिव करता है। सचिव अपने समूह के सही खाता बही को लिखवाने एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि वित्तीय जानकारी को सही तरीके से लिखना और उसे सुरक्षित रखने का काम किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की। अपने समूह की बैठक आयोजित करने, संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैठक के कार्यवाही बैठक की कार्यवाही को बैठक में लिखेगा और बैंक खाता का संचालन करेगा। तो बैठक जब चल रही होगी तो जो भी कार्यवाही होगी तो उसी बैठक में वो लिखेगा, है ना? बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों को, है ना, लिखित रूप में लिखेगा और बैंक खाते का संचालन भी करता है। कौन? सचिव। ठीक, अगला है कोषाध्यक्ष के कार्य। अपने समूह की सभी वित्तीय लेन-देन एवं अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। तो मतलब समूह की जितनी भी वित्तीय लेन-देन हो, है ना, उसको ठीक तरीके से दर्ज करने का काम किसका होगा? कोषाध्यक्ष का, है ना? उसकी जांच पड़ताल, है ना, और इस तरह का जो काम होगा वो किसका होगा? पैसों से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो वो कौन करेगा? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष अपने समूह के सभी संपत्तियों के सही रख रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। तो जो भी चीजें होंगी, है ना, जो लाइक संपत्ति के रूप में जो भी चीजें होंगी उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? कोषाध्यक्ष होगी। समूह के पैसे का हिसाब किताब रखने का काम कौन करता है? कोषाध्यक्ष करता है। और ऋण की किश्तों की को जमा लेना। तो जो समूह के सदस्य होंगे जिन्होंने ऋण ली हुई है उनके जो किश्तों को भी जो ईएमआई वगैरह वो लोग पे करेंगे तो उसका वो जमा करने का काम भी कौन करेगा? कोषाध्यक्ष करेगा। बैंक में पैसा पैसा जमा करने का काम भी कोषाध्यक्ष का होता है और बैंक खातों का संचालन करने का काम भी कोषाध्यक्ष का होता है। अगला देखते हैं। अगला है सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व। सभी सदस्य समूह में एकता एवं सहयोग की भावना को प्रेरित करेंगे। सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व। तो सदस्यों के कार्य, उनकी क्या जिम्मेदारियां होगी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सभी सदस्य समूह में एकता एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करेंगे, है ना? और मतलब समूह में एकता और सहयोग की भावना बनी रहे। ठीक है। और सभी सदस्य समान अवसर पैदा करेंगे और सदस्यों को प्रोत्साहित करेंगे। सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से प्रयोग एवं प्रबंधन करेंगे। तो समूह द्वारा जो भी अर्जित संसाधन होंगे, है ना, उनका सही तरीके से उपयोग और प्रबंधन करने का काम भी कौन करेगा? समूह के सभी सदस्य करेंगे। सभी सदस्यों का काम होगा। समूह के सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूल करने के लिए सामूहिक कार्यवाही करेंगे। तो समय पर ऋण चुकाने में सहायता करना और समूह की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का काम भी सभी सदस्यों का होगा। बाई चांस अगर कोई जानबूझ करके कोई ऋण नहीं चुका रहा है ना, समूह का, तो जो सभी सदस्य हैं तो उसके ऊपर जो ऋण नहीं चुका रहा है उस पर वो अपनी अपनी तरफ से कार्यवाही या फिर डिसीजन ले सकते हैं कि उनसे किस तरह से वो ऋण वसूल किया जाए। तो सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और सेवा भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे। तो समूह में लिए गए सभी फैसलों की जिम्मेदारी से लागू करने का काम भी किसका होगा? सभी सदस्य का होगा।
तो सभी सदस्य समूह की एकता एवं अखंडता बनाए रखेंगे। ठीक है, और सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाए रखेंगे एवं नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। तो कुल मिलाकर के बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना और नियमों का पालन करना यहाँ पे कहा गया है। और फिर है पदाधिकारियों का चयन। पदाधिकारियों का चयन कैसे होता है? पदाधिकारियों का चयन पदाधिकारियों का चयन चयन आम सहमति के आधार पर किया जाएगा। और यदि एक पद के लिए दो से अधिक दावेदार होते हैं तो वैसी परिस्थिति में दो तिहाई बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर एक ही पद के लिए दो दावेदार हैं तो दो तिहाई बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पदाधिकारियों का चक्रीय बदलाव। तो पदाधिकारियों का चक्रीय बदलाव क्या होता है? स्व सहायता समूहों द्वारा पदाधिकारियों का चयन 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्ष के बाद पुनः समूह के एक तिहाई पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा ताकि समूह के अन्य सदस्यों को भी समूह के नेतृत्व का मौका मिल सके। तो सिंपल शब्दों में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदाधिकारियों का जो बदलाव है वो दो 2 वर्षों के लिए, मतलब पदाधिकारियों का जो चयन होगा वो 2 वर्षों के लिए होगा। उनका कार्यकाल जो होगा वो 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्ष के बाद वो पुनः एक समूह के एक तिहाई पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा ताकि सभी सदस्यों को नेतृत्व के लिए अवसर मिल पाए। ठीक है, बाकी इसके पहले हमने पढ़ा था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नियमावली में संशोधन। नियमावली में संशोधन समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से सर्वसम्मति से किया जाएगा। तो नियमावली में संशोधन समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से सर्वसम्मति से किया जाएगा का मतलब है कि जो भी नियम में परिवर्तन तभी, मतलब नियमों में परिवर्तन तभी किया जाता है जब सदस्यों की सहमति और आम सहमति हो। और सदस्यों की मतलब बहुमत कितनी होनी चाहिए? 2/3। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। और समूह का विघटन विघटन समूह की कुल देनदारी समायोजन के बाद 2/3 मतों द्वारा आम सहमति से के आधार पर होगा। तो इसका जो विघटन है वो समूह को समाप्त करने का निर्णय भी 2/3 बहुमत से लिया जाता है। और समूह की जो कुल देनदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे होने के बाद ही समूह को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई कि समूह का विघटन जो है वो यानी कि समाप्त किया जा सकता है 2/3 मत से, है ना। 2/3 मत के आधार पर इसको समाप्त किया जा सकता है। और समूह की जो कुल देनदारी है और सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, पूरे होने के बाद ही समूह को भंग कर सकते हैं। अगला है समूह का पूंजीकरण। समूह का पूंजीकरण क्या होता है? एसएसजी के वित्तीय विकास को, है ना, अ, चरणों में बांटा गया है ना, ऐसे चरणों में बांटा गया है। तो है ना, इससे क्या होता है कि समूह की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और उनको क्या बैंक से ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे एसएसजी का पूंजीकरण का मतलब वही है कि कैपिटलाइजेशन, है ना, ऑफ एसएसजी। तो इसमें क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग यानी कि इंटरनल लैंडिंग, ये समूह बनते ही सदस्य आपस में छोटे मोटे ऋण देने का की शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, ना, पहली मीटिंग यानी कि इंटरनल लैंडिंग। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंटरनल लैंडिंग। यहाँ पे समूह बनते ही सदस्य आपस में छोटे मोटे ऋण देने की शुरुआत करते हैं। दूसरे मंथ में क्या होता है? एसबी अकाउंट ओपनिंग यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट,
है ना, एसबी यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 महीने के बाद समूह बैंक में अपना बचत खाता खोलता है। ठीक है, और तीसरे और चौथे महीने में क्या होता है, रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड को हमने क्या पढ़ा था, परिक्रामी निधि, या इसी को हम क्या कहते हैं, चक्री निधि, है ना। तो 3 से 4 महीने के बाद समूह को रिवॉल्विंग फंड दी जाती है, जिससे वो और, है ना, अधिक ऋण ले सकते हैं। तो ये कब होता है, 3 से 4 महीने के अंदर में, 3 से 4 महीने में। फिर है 6 से 8 महीने में क्या होता है, 6 से 8 महीने में CIF यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, है ना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, समुदाय निवेश निधि, है ना, इसी को हम कहते हैं समुदाय निवेश निधि। ठीक है, CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये 6 से 8 महीने में, है ना, 6वें से 8वें महीने में होता है, और समूह को CIF मिलती है, जिससे वो क्या अपने सदस्यों को आर्थिक मदद कर सकते हैं। और 6वें से 12वें महीने में बैंक क्रेडिट दिया जाता है ना। 6वें से 12वें महीने के भीतर बैंक से एक बड़ा ऋण यानी कि बैंक क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे एग्जाम्पल की तरह अगर हम इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर कोई SSG है, अगर कोई स्वयं सहायता समूह है ना, वो जनवरी, मान लीजिए यहाँ से मैं यहीं यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, जनवरी 2000, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2025 मान लीजिए, ठीक है, 24 मान लीजिए, ठीक है, जनवरी 2024 मान लीजिए, 25 चल रहा है हालांकि, बट फिर भी आप 2024 के हिसाब से देखिए कि जनवरी 2024 में किसी ने शुरुआत की। ठीक है, तो जनवरी 2024 में कोई समूह है, जिन्होंने बैंक, मतलब एक कोई ग्रुप उन्होंने खोला, ठीक है, SSG स्वयं सहायता समूह। तो मार्च 2000 तक उनका बैंक खाता खुल जाएगा। ठीक है, तो, है ना, मार्च यहाँ पे, मार्च 2024 तक इनका खाता खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मई में उनको पहली, आ, 1 मिनट, ठीक 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 ठीक, है ना, तो सही बोल रही हूं मैं, है ना। यहाँ पे जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, सॉरी, क्या बोल रही हूँ, जनवरी में उन्होंने पहली मीटिंग हुई, है ना, SSG की। उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, है ना, तो मार्च में उनका सेविंग अकाउंट खुल गया। फिर मार्च के बाद मई में, मई मई में उनको, मई यानी कि मई 2024, है ना, मई 2024 से उनको रिवॉल्विंग फंड मिल जाएगा, पहली वित्तीय सहायता मिल जाएगी उनको। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, 6वां महीना यानी कि जुलाई, मई जून जुलाई, है ना, 6वें महीने में उनको CIF मिल जाएगा, है ना, समुदाय निवेश निधि, है ना। तो जुलाई महीने में उनको क्या मिल जाएगा, CIF मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ, दिसंबर। ठीक है, 6वें से 12वें महीने यानी कि दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में क्या होगा, उनको बैंक से एक बड़ा ऋण मिल सकता है। ठीक है, एक बैंक क्रेडिट अच्छा अमाउंट मिल सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जनवरी में उन्होंने उनकी एक पहली मीटिंग हुई, यानी कि स्वयं सहायता समूह की एक मीटिंग हुई, है ना। और उसके बाद फिर मई महीना में, है ना, मई के महीने में सेविंग अकाउंट खुल गया, सॉरी यहाँ पे मार्च होगा, है ना, मार्च के महीने में यानी कि दूसरे महीने में, यानी कि मार्च महीने में सेविंग अकाउंट खुल गया। उसके बाद पहुंच गया क्या, कहाँ, मार्च के बाद मई महीना, तो अप्रैल मई, तो मई महीने में रिवॉल्विंग फंड यानी कि चक्रीय निधि, है ना, वो मिल जाएगा, और मिल सकता है। और उसके बाद मई के बाद जुलाई, जुलाई में हम SSG को CIF के रूप में एक निधि मिल जाएगी। ठीक है, एक फंड मिल जाएगा। और फिर दिसंबर के महीने में, है ना, बैंक से एक अच्छा अमाउंट या फिर बड़ा ऋण मिल सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पुस्तक संचालक, या इसी को हम क्या कहते हैं, बुक कीपर। तो बुक कीपर कौन होता है, क्या होता है ना, उसकी क्या भूमिका होती है, जो SSG के किसी पढ़े लिखे सदस्यों को समूह के अन्य सदस्यों द्वारा पुस्तक संचालक के रूप में चुना जाता है। ठीक है,
तो जो पढ़ा लिखा है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना, हिसाब किताब वगैरह की, तो ऐसे सदस्यों को एसएसजी का एसएसजी का बुक यानी कि बुक कीपर यानी कि पुस्तक संचालन के रूप में चुना जाता है। तो पुस्तक संचालक को क्या लेखांकन हो गया या फिर वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग वगैरह का, है ना, प्रशिक्षण दिया जाता है। और समूह के सभी लेन देन का सही हिसाब किताब लिखता है ये, और फिर ये सुनिश्चित करता है कि समूह के सभी वित्तीय रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि पारदर्शी हो। तो बुक कीपर का यही काम होता है। तो यहाँ पे वो चीजें दी हुई है। समूह के सदस्यों में से ही कोई एक पढ़ी लिखी सदस्य जिसका चयन समूह के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वह पुस्तक संचालक कहलाता है। ठीक। और पुस्तक संचालक को मिशन के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वह ताकि वह समूह में होने वाले वित्तीय लेन देन का सही हिसाब किताब निर्धारित रजिस्ट्रों में लिख सके। ठीक। तो वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई एसएसजी का मतलब, अगर कोई स्वयं सहायता समूह है, उसका प्रत्येक सदस्य 200 रुपए महीने का बचत कर रहा है ना, और किसी को 5,000 रुपए का ऋण चाहिए, तो पुस्तक संचालक यानी कि बुक कीपर क्या करेगा, इसका पूरा रिकॉर्ड लिखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि, है ना, ऋण सही टाइम पे वसूल हो पाए। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है अगला है आंतरिक लेन देन एवं ऋण सुविधा। ठीक। तो आंतरिक लेन देन और ऋण सुविधा क्या है, इसका मतलब स्व सहायता समूह अपनी अ, जमा एवं बचत को अपने सदस्यों को उनकी मांग और आवश्यकता अनुसार ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है, और समूह के इस क्रियाकलाप को आंतरिक लेन-देन कहते हैं। बिना आंतरिक ऋण एवं लेन-देन के समूह अपने गठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के जो आंतरिक लेन-देन जो है, ऋण सुविधा जो है, तो स्वयं सहायता समूह का एक ऐसा हिस्सा है, कहना कहना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है ना? आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब ये जो ग्रुप बनाई गई है, वो सदस्यों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो आपसी जो लेन-देन है, यानी कि आंतरिक लेन-देन और ऋण सुविधा जो यहाँ पे दी गई है, होती है स्वयं सहायता समूह में, उसका पालन होना आवश्यक है। तो अ, आंतरिक ऋण का आधार, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? और समूह का उद्देश्य यही है ना? कि सदस्यों की ज़रूरतें पूरी करना और आय के नए साधन उपलब्ध कराना, है ना? ऋण देने की प्रक्रिया में सदस्य की आवश्यकता और पुनर्भुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है, और यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी कहा कि बिना आंतरिक लेन-देन के समूह की वित्तीय सफलता जो है वो संभव नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आंतरिक ऋण का आधार, आकस्मिक खपत और पूरक आय सृजित करने हेतु। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और अगला क्या है? अगला है एसएसजी द्वारा अपने सदस्यों को ऋण देने की प्रक्रिया। तो ऋण की मांग क्या है? सदस्य समूह के बैठक में ही ऋण की मांग कर सकती है। समूह के बैठक में यह चर्चा हो कि वह ऋण वह सदस्य ऋण के योग्य है या नहीं। सदस्यों समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण देता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई भी सदस्य समूह की बैठक में ही ऋण की मांग कर सकता है, और बैठक में ही तय किया जाता है कि ऋण देना संभव है या नहीं, कि सामने वाला सदस्य जो है वो योग्य है या नहीं, वो ऋण वापसी की उसकी जो क्षमता है वो सही है या नहीं, योग्य है या नहीं। तो समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण देता है, जरूरत या फिर प्राथमिकता के आधार पर समूह जो है वो सदस्य को ऋण देता है। ठीक। और फिर अगला पॉइंट है आंतरिक ऋण का प्रावधान।
समूह द्वारा 3 से 4 महीने के निरंतर बचत उपरांत समूह को आंतरिक ऋण प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। समूह की कुल पूंजी का 70% भाग आंतरिक ऋण पर चक्रीकृत रहे और ब्याज ऋण पर ब्याज देय होगा और पूर्व ऋण की अदायगी के पश्चात ही दूसरा ऋण प्रदाय किया जाएगा। तो 3-4 महीने की निरंतर बचत के बाद समूह ऋण देना शुरू कर सकता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये इसका मतलब यही है कि 3-4 महीने कंटिन्यू बचत करने के बाद ही समूह जो है वो अपने सदस्यों को ऋण देना शुरू कर सकता है और समूह की कुल पूंजी का 70% तक ऋण देने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि 70% तक ही वो ऋण दे सकते हैं। और ऋण पर एक निश्चित ब्याज दर लगती है जिसे समूह को देना पड़ता है। ठीक। और फिर इसके अलावा अच्छा, ये जो ऋण का जो ब्याज दर है ये समूह द्वारा खुद ही डिसाइड किया जाता है कि वो 1% का ब्याज ले या 2% का ब्याज ले। तो वो समूह पे ही डिपेंड करता है, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उस ऋण पर कितना ब्याज लेंगे। और फिर पूर्व ऋण की अदायगी के पश्चात ही दूसरा ऋण मतलब पूरा, अगर पहला वाला जो ऋण है वो पूरा हो चुका हो तो ही दूसरा ऋण दिया जाएगा। अगला अगला पॉइंट है ऋण की शर्तें। तो ऋण की क्या शर्तें हैं? प्रथम बार में कोई सदस्य को उसकी बचत के 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि पहली बार ऋण लेने पर कोई भी सदस्य अपनी बचत का 10 गुना से अधिक राशि वो नहीं ले सकता है। ठीक है। अगर उसने जमा किया है, मतलब कुछ जितने भी उसने पैसे जमा किए हैं, तो उससे वो 10 गुना से अधिक ऋण नहीं ले सकता है। ठीक है। तो 10 गुना ऋण वो नहीं ले सकता पहली बार में। ठीक। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि पूर्व में ऋण लिया है तो उसे वापसी तो उसके वापसी की दर 90% हो। अगर किसी ने पहले से ऋण लिया हुआ है तो उसका 90% पे हो चुका होगा, है ना। अगर उसका जो भुगतान है वो 90% पे हो जाना चाहिए, तभी वो दूसरा ऋण ले सकता है। सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% हो। तो समूह में अ, उस समूह में सदस्य की जो उपस्थिति है ऋण के लिए, तभी वो पात्र होगा जब वो 90% अ, उपस्थिति जो है उसकी 90% की हो। ठीक है। सदस्य द्वारा की गई बचत 100% हो। सभी प्रकार के ऋण के लिए एक सामान्य ब्याज दर सामान्यतः 2% होनी चाहिए। यदि ब्याज दर अलग है तो वह सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर ब्याज दर अलग है तो वह सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। और फिर ऋण की रकम के हिसाब से ऋण वापसी की किस्तों का निर्धारण सर्वसम्मति से लिया जाएगा। तो ऋण की वापसी की किस्तों का निर्णय भी सदस्यों की सहमति से होगा और ऋण पर ब्याज 2% प्रति माह या समूह की सहमति से ये दर तय की जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऋण की जो शर्तें हैं वो दी हुई हैं। अगला है ऋण का पुनर्भुगतान। ऋण का पुनर्भुगतान क्या है? ऋण वापसी की समयावधि 1 से 12 माह यानी कि 1 साल की हो सकती है। ठीक है। और समूह के सदस्य द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व निर्धारित समान किस्तों में किया जाएगा। तो सदस्य को ऋण चुकाने के लिए निश्चित या समान किस्तों में भुगतान करना होगा। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, क्या दिक्कत हो जाती है ये बार बार। ठीक है। चलिए अगला है, ऋण का समय पर पुनर्भुगतान न होने पर प्रति किश्त 5 से 10 रुपए दंड लेने का प्रावधान किया जा सकेगा। तो ये वाला पॉइंट भी है, अगर पुनर्भुगतान ना नहीं हो पा रहा है किसी सदस्य से, तो प्रति किश्त यानी कि हर ईएमआई पे 5 से 10 रुपए का दंड लिया जा सकता है। समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक ग्राम कोष से लिए ऋण का पुनर्भुगतान तय समय सीमा पर ही करेगा। तो अगर कोई समूह है
तो जैसे कि वो बैंक से या ग्राम कोष से कोई ऋण लिया है तो उसका पुनर्भुगतान अ, जो टाइम पीरियड वो जो दिया गया रहेगा उसी टाइम पीरियड पर उसको करना होगा। ऋण के पुनर्भुगतान में यदि किसी सदस्य द्वारा कम राशि जमा की जाती है तो इस दशा में उस माह की किस्त का ब्याज पहले जमा करेंगे और शेष राशि को मूलधन से कम किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है, यदि किसी सदस्य को कम राशि, फिर लाइट चली गई, एक मिनट जी। चलिए हम कहाँ पे थे? हम 5वें पॉइंट में थे, ठीक है। ऋण के पुनर्भुगतान में यदि किसी सदस्य द्वारा कम राशि जमा की जाती है तो इस दशा में उस माह की किस्त का ब्याज पहले जमा करेंगे और शेष राशि को मूलधन से कम किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि यदि कोई सदस्य जो है वो ऋण की पूरी किश्त जमा नहीं कर पाता या फिर कम राशि देता है, तो पहले उस महीने का ब्याज जमा किया जाएगा और फिर बची हुई जो राशि है, जो मूलधन है ना, बची हुई राशि को मूलधन से में से घटाया जाएगा। तो आई गेस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दूसरी स्लाइड लेकर के समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसको कैसे वो करेंगे, ठीक है, उसका पेमेंट कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है जिसने लोन लिया है और और उससे हर महीने है ना उसकी जो किस्त बन रही है वो मान लीजिए ईएमआई बन रही है, एक मिनट, उसकी जो ईएमआई बन रही है वो मान लीजिए 1,000 रुपए की है ना, उसकी 1,000 रुपए की किस्त है, जिसमें से उसका जो ब्याज होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा, है ना, इस 1,000 में से उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 200 रुपए होगा और उसका जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए। तो ये है ना, ईएमआई उसकी 1,000 रुपए, ब्याज उसका 200 रुपए और मूलधन उसका कितना, 800 रुपए। हाँ, अब मान लीजिए कि उसने जो है वो 700 रुपए ही जमा कर पाता है। तो इस राशि में, है ना, इस राशि को इस तरह से कंपाइल करेंगे, इस तरह से समायोजित करेंगे कि पहले उसका ये जो ब्याज है वो जमा किया जाएगा, उसके बाद पहले 200 रुपए का ब्याज जमा किया जाएगा और फिर बची हुई जो राशि है यानी कि 500 रुपए, यहाँ पे मैंने 800 रुपए, हाँ ठीक है, 800 रुपए उसका मूलधन होगा, ठीक है। जो बची हुई जो उसकी राशि है 500 रुपए, उसको मूलधन से घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए किसी सदस्य ने लिया है कितना, 10,000 रुपए, ठीक है, लोन, ठीक है, और उसका किस्त कितना बन रहा है, 1,000 रुपए महीने का, ठीक है, महीने का उसका किस्त बन रहा है और किसी कारणवश उसने 700 रुपए ही पे किया, है ना, 700 रुपए ही पे कर पा रहा है। तो पहले उसका 200 रुपए, पहले तो उसका 200 रुपए ब्याज उसका ले लिया जाएगा, ठीक है, 200 रुपए ब्याज ले लिया जाएगा और फिर जो उसकी बची हुई जो राशि है 500 रुपए, है ना, उसको 10,000 दस 500 रुपए राशि को 10,000 के मूलधन से घटा दिया जाएगा। तो यानी कि 10,000 में से 500 रुपए को हम घटाएंगे तो कितना बचता है, 9,500, ठीक है। तो इसका जो नया मूलधन होगा वो कितना होगा, नया मूलधन होगा वो 9,500 रुपए होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बार बार कम राशि चुकाता है ना, तो उसका जो मूलधन है वो धीरे धीरे घटेगा, है ना, धीरे धीरे उसका मूलधन घटेगा जरूर, है ना, लेकिन उसको क्या होगा कि उसका जो कुल मिलाकर के उसको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के वही है कि मूलधन धीरे धीरे घट तो जाएगा, है ना, लेकिन उसको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे, है ना, एक मिनट कहाँ गया, ये ऋण के पुनर्भुगतान में यदि किसी सदस्य द्वारा कम राशि जमा की जाती है तो इस दशा में उस माह की किस्त का ब्याज पहले जमा करेंगे और फिर शेष राशि को मूलधन से कम किया जाएगा, ठीक है। आई गेस ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा।
ठीक। फिर अगला क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, समूह प्रेरक की जिम्मेदारी ऋण पुनर्भुगतान हेतु सदस्य को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक लेखा जोखा रखने की होगी। साथ ही राशि को समय पर बैंक में जमा कराने हेतु भी वह जिम्मेदार होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो समूह प्रेरक, कुल मिलाकर के समूह प्रेरक क्या होता है, इसको हम मोटिवेटर कह सकते हैं, है ना, ग्रुप मोटिवेटर, है ना। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो सदस्यों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करे और बैंक में आवश्यक राशि जमा करवाए। तो इसका क्या काम होता है, ये सुनिश्चित करना, इस समूह प्रेरक का काम ये होता है, ये सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य जो हैं वो समय पर ऋण चुकाएं, है ना, समय पर ऋण चुकाएं और ऋण से संबंधित सभी रिकॉर्ड ठीक से रखें और समय पर बैंक में राशि जमा हो, और यदि कोई सदस्य परेशानी में है तो उसे ऋण चुकाने में सहायता करे या सुझाव दे। तो समूह प्रेरक का यही काम होता है। ठीक है। और क्या, बैंक में सही समय पर राशि जमा करने से क्या होता है कि जो सिबिल स्कोर होता है ना, सिबिल स्कोर वो बैंक का अच्छा होता है ना, अच्छा होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि टाइम टू टाइम अगर ईएमआई कोई पे कर रहा है ना, तो बैंक भी उसको फिर दोबारा ऋण देने के लिए, है ना, हिचकिचाती नहीं है ना। उसकी जो रिकॉर्ड है उनका अच्छा, क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा देख करके ही ऋण दिया जाता है। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे, सब समूह प्रेरक का यही काम होता है। क्यों, ये सारी चीजें हैं कि, है ना, जो लोन है उसका ईएमआई सही टाइम पे भुगतान हो पाए। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ऋण की वापसी न होने की दशा में एसएचजी दंड के लिए विधान बना सकती है, यानी कि नियम बना सकती है। ऋण मासिक किश्तों में वापसी किया जाएगा, महीने में किश्त इसका ईएमआई होता है ना, ईएमआई महीने की होगी और अधिकतम 30 मासिक किश्त हो सकते हैं। ठीक है, 30 माह का किश्त हो सकता है। ठीक। अगला देखते हैं, अगला है बैंक खाते का संचालन। बैंक खाते का संचालन क्या है, अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले भी हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था ना, बैंक खाते का संचालन यानी कि अध्यक्ष, सचिव या व कोषाध्यक्ष इनमें से किसी दो के जॉइंट सिग्नेचर्स लगेंगे अमाउंट निकालने के लिए। यदि पदाधिकारियों में परिवर्तन है तो समूह बैठक की कार्यवाही के साथ ही इसकी सूचना बैंक को दी जाएगी। ठीक है, तो बैंक को भी मालूम होना चाहिए ना कि उनके जो अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष हैं वो परिवर्तित हो चुके हैं, तो इसकी सूचना बैंक को दी जानी चाहिए। लाभांश का वितरण, लाभांश का क्या मतलब है, लाभांश का वितरण कैसे होगा, लाभांश का वितरण समूह के सदस्यों द्वारा जमा बचत की राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी कि फाइनेंशियल ईयर मार्च, है ना, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, उसके पश्चात ही किया जाएगा। लाभांश की राशि समूह के निर्णय के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह कोष में जमा किया जाएगा और सदस्यों को वापस किया जाएगा। तो जो भी अमाउंट है वो, लाभांश का जो वितरण है, वो लाभांश की जो राशि है वो समूह के निर्णय के अनुसार ही समूह में सदस्यों के समूह कोष में या तो जमा कर दिया जाएगा या तो फिर सदस्यों को वापस कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, समूह के कोष का निरीक्षण। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह के कोष का निरीक्षण ग्राम संगठन द्वारा, ग्राम संगठन द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम संगठन द्वारा। ठीक है, तो समूह के कोष का निरीक्षण जो है वो ग्राम संगठन के द्वारा किया जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्लाइड। आई गेस आप लोगों को ये वाली स्लाइड में से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, फिर से आ गई। चलिए अगला है बैंक लिंकेज। बैंक लिंकेज क्या है, तो बैंक लिंकेज के बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें ना ये समझना पड़ेगा कि बैंक लिंकेज है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो बैंक लिंकेज जो है मतलब बैंक लिंकेज एक तरह का, मतलब इनका क्या मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि ये स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना, है ना, ताकि वो कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो पाए, है ना। तो ये जो योजना है, बैंक लिंकेज जो योजना, ये 1992 में, है ना, नाबार्ड, है ना, नाबार्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और है ना, इसको दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस योजना मानी जाती है। ठीक है, किसको? बैंक लिंकेज को। तो इसका पर्पस क्या है? एसएसजी को, यानी कि स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना, है ना, ताकि वो छोटे व्यवसाय शुरू कर पाए। और समूहों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, और समूहों की जो विश्वसनीयता है या विश्वास की भावना जो है, और उसको बढ़ाना और उसको मजबूत करना, और वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करना, है ना, इसका क्या है? बैंक लिंकेज का मेन पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है। स्व सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकताओं को की पूर्ति हेतु बैंक के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, और उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और विश्वसनीयता को बढ़ाना, और कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके उद्देश्य में। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है कि अ, उक्त ऋण नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि समूह को चिरस्थायी आजीविका प्रारंभ करने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। तो इसका क्या मतलब है? कि ये जो लोन, या फिर इसको नगद साख सीमा या फिर कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ठीक है, नगद साख सीमा, या इसी को हम क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है, ये जो लोन है, ये नगद साख सीमा के रूप में या फिर कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में दिया जाता है। और इसको 6 से 7 वर्षों, समूह को जो है ना, ये 6 से 7 वर्षों तक ये ऋण, यानी कि रिपीट लोन के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, और समूहों को उनकी आजीविका मजबूत करने के लिए, आजीविका की जो जो भी गतिविधियां हैं, है ना, उसको मजबूत करने के लिए ये वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ये उनकी बैंक लिंकेज की एक विशेषता में गिना जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई किसान है, ठीक है, अगर किसी किसान को क्या कहना चाहिए, कोई और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, मान लीजिए, है ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना है। ठीक है, फर्टिलाइजर, जैविक खाद का जैविक खाद उत्पादन, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का व्यवसाय स्टार्ट करना है। ठीक है, वो शुरू करना चाहता है, तो वो ये इस योजना के तहत बैंक से क्या ऋण लेकर के अपना आवश्यक उपकरण जो है वो खरीद सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है पात्रता। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है। अगला है पात्रता। पात्रता में क्या है? पात्रता, कौन इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे? अ, समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। ठीक है, तो समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, जो 5 सूत्र जो हमने कई बार हमने इसको पढ़ लिए हैं, है ना, नियमित बैठक, नियमित आंतरिक लेन देन, ये सारी चीजें, लेखा जोखा, ये सारी चीजें जो है, तो समूह की पंचसूत्र का पालन कर रहा हो समूह, ठीक है, तो वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा, बैंक लिंकेज के अंतर्गत। समूह 6 माह पुराना हो, समूह जो 6 माह पुराना होना चाहिए। समूह में नियमित बैठकें होनी चाहिए। समूह के सदस्य बचत नियमित रूप से जमा कर रहा हो, यानी कि सभी सदस्य नियमित बचत
जमा कर रहे हो और समूह का बैंक लेन देन अच्छा हो, ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए क्या होंगी, पात्र होंगे। और फिर होगा ऋण राशि। ऋण राशि क्या है, बैंक से मिलने वाला लोन जो समूह की कुल बचत का, है ना, समूह की कुल बचत का 1 से 4 गुना तक का हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत विभिन्न अंश या डोसेज के रूप में, या फिर इसी को चरण कह सकते हैं, है ना, चरण के रूप में प्रदाय किया जाएगा जो कि मूल निधि का 1 से 4 गुना होगा। है ना, इसका वही मतलब है कि बचत का 1 से 4 गुना। ठीक है, 1 से 4 गुना तक का हो सकता है इसको। 4 चरण में, ये हाँ 4 चरण में इसको दिया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको चार चार चरण में, ये फिर 4 अंशों में इसका प्रदान किया जाता है। तो पहला चरण जो इसी को डोज कहा है ना, ये वो वाला डोज है ना, ये वाला डोज। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रथम अंश यानी कि फर्स्ट डोज लोन। ठीक है, पहला अंश। तो वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 रुपए में से जो भी अधिक हो वो पहले अंश के रूप में दिया जाएगा। है ना, तो समूह की बचत का, है ना, समूह की बचत का 4 से 8 गुना, समूह की बचत का 4 से 8 गुना लोन दिया जा सकता है, या तो फिर 50,000 इनमें से, यानी कि 4 से 8 गुना या तो फिर 50,000 इनमें से जो भी अधिक होगा वो पहले अंश के रूप में दिया जाएगा, पहले डोज के रूप में। और द्वितीय अंश में क्या है, मौजूदा कोष एवं आगामी 12 महीनों की प्रस्तावित बचत का 5 से 8 गुना या 1 लाख रुपए इनमें से जो भी अधिक हो। यानी कि दूसरे चरण में ये लोन तब मिलता है जब समूह 12 महीने तक अच्छा प्रदर्शन कर रही हो। ठीक है, तो 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, तो वो अपने बचत का, है ना, अपनी बचत का यानी कि समूह के बचत का 5 से 10 गुना या 1 लाख रुपए इनमें से जो भी अधिक होगा वो लोन के रूप में दिया जाएगा दूसरे अंश के रूप में। और तीसरे अंश में क्या होगा कि स्व सहायता समूह की सूक्ष्म ऋण योजना एवं पिछली साख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपए, यानी कि समूह की सफलता को देखते हुए मिनिमम 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है ना। अगर पिछला यानी कि पिछला ऋण अगर जिन्होंने लिया है वो अच्छे से चुका दिया हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, है ना, कि वो सफल है उस क्रेडिट से या फिर ऋण से, है ना, ऋण को लेकर के भुगतान उनका अच्छा हुआ है, तो मिनिमम 2 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा तीसरे अंश के रूप में। और चौथे या उसके बाद के अंश क्या होंगे, चौथे अंश के लिए ऋण की राशि 5 से 10 लाख रुपए के मध्य तथा या अथवा उसके बाद के अंशों में उच्चतर हो सकती है, जो कि समूह व उसके सदस्यों की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर तय होगी। तो इसमें जो है, इसमें समूह को 5 से 10 लाख रुपए या उससे अधिक का लोन दिया जाता है, दिया जा सकता है। ये जो लोन है ये समूह की वित्तीय स्थिति और योजनाओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। क्या, जैसे कि ये जो है ना सूक्ष्म ऋण योजना, ये जो है सदस्यों की जो है सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर तय किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है उनकी वित्तीय स्थिति को देख करके, कि वो पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो जो समूह है वो 5 से 10 लाख या फिर उससे अधिक का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये चौथे अंश के रूप में दिया जाता है, दिया जा सकता है। ठीक, अगला है, नोट में दिया हुआ है, स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना फरवरी 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी, और अब यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है। जैसे मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था कि ये जो परियोजना है है ना, ये फरवरी 1992 में नाबार्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है, बैंक लिंकेज। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मूल निधि। मूल निधि क्या है?
मूल निधि का क्या मतलब होता है कि अ, समूह की वो पूंजी या वो राशि जो अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो मूल निधि का क्या एक्चुअल क्या मतलब क्या होता है? मूल निधि मतलब प्रिंसिपल फंड इसको कह सकते हैं, है ना? इंग्लिश में प्रिंसिपल फंड। ठीक है। मूल निधि का मतलब इंग्लिश में इसको हम प्रिंसिपल फंड कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि समूह की वो राशि या वो निधि या वो फंड जो अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल में आता है ना? ये दो चीजों से बनती है ना? ये दो चीजों से बनती है। एक तो बचत की राशि और दूसरा जो है वो बैंक में जमा समूह की शेष राशि, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सदस्यों की बचत राशि और बैंक में जमा समूह की शेष राशि का मतलब उनकी जो बचत के अलावा जो राशि बची हुई है ना? वो राशि। ठीक है। तो ये चीजें ये वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो ऋण राशि इज इक्वल टू मूल निधि का 1 से 4 गुना। यदि मूल निधि 10,000 है तो ऋण अ, तो ऋण 10,000 रुपए से 40,000 के बीच हो सकता है। ये वही चीजें यहाँ पे कही गई है कि समूह का कोई भी सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 से 4 गुना तक का ऋण ले सकता है। यदि मूल निधि जो है यानी कि प्रिंसिपल फंड जो है वो 10,000 रुपए है ना? अगर प्रिंसिपल फंड जो है मूल निधि वो 10,000 रुपए है तो जो ऋण है वो 10,000 रुपए से 40,000 रुपए तक दिया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैंक कुल मूल निधि के आधार पर आपके एसएचजी को ऋण स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए आपके एसएचजी की मूल निधि 10,000 है तो ऋण की राशि 10,000 से 40,000 के बीच हो सकती है। ठीक है। तो वही चीजें हैं जो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में लिखी हुई है, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है। अगर मूल निधि 10,000 है तो ऋण जो है वो 10,000 से 40,000 के बीच में हो सकती है। ठीक। अगला क्या लिखा हुआ है? मूल निधि से 4 गुना यदि मूल निधि से 4 गुना ज्यादा ऋण तभी संभव है जब मूल निधि से 4 गुना ज्यादा ऋण तभी संभव है जब एसएचजी कई सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा हो और पिछले ऋण समय पर चुकाया गया हो और ऋण सुविधा का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया गया हो। तो कुल मिलाकर के वही चीजें कही गई है कि है ना? कि क्या कहना चाहिए कि एसएसजी जो है वो मतलब 4 गुना ऋण तभी संभव हो पाएगा जब एसएसजी कई कई सालों तक है ना सफलतापूर्वक काम कर रहा हो और फिर पिछला जो जो उन्होंने ऋण लिया हो वो उसका भुगतान सही समय पर अच्छे से कर दिया गया हो, उनका सिबिल स्कोर अच्छा हो और ऋण सुविधा का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया गया। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। और फिर अगला देखते हैं। अगला है ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन। ये क्या होता है? ब्याज अनुदान क्या है? मतलब सरकार या बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण देने की सुविधा। ठीक है। जिससे समूह को सस्ती वित्तीय सहायता मिल पाए। तो ब्याज अनुदान क्या है? इसको हम सरल शब्दों में वही कह सकते हैं जो है ना सरकार या बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण देने की सुविधा है जिससे समूह को क्या सस्ती और सस्ती वित्तीय सहायता मिल पाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण के प्रति जिम्मेदार बनाना और एवं उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो वही चीजें हैं समूह को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और फिर समूह को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और फिर समूह की बैंक के प्रति जिम्मेदारी और विश्वास को बढ़ावा देना।
इसकी विशेषता क्या है? ब्याज अनुदान की विशेषता है, समूह द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण की अदायगी समयानुसार करने पर उनके द्वारा देय ब्याज की राशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। इससे समूह में बैंक ऋण हेतु पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति प्रबल होती है एवं उक्त बैंक ऋण पर ब्याज दर का भार मात्र 3% हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि अ, समूह को बैंक से मिलने वाले ऋण का सही समय पर भुगतान करना तो जरूरी है, ठीक है। और यदि समूह समय पर भुगतान कर रहा है तो सरकार ब्याज का 3% जो है 3% जो है वो हिस्सा है जो वो माफ कर सकती है। जैसे कि यदि कोई समूह है वो उसको बैंक से मान लीजिए 1 लाख रुपए का है ना, 1 लाख रुपए का ऋण 9% के वार्षिक ब्याज पर मिला है, ठीक है। तो उन्होंने समय पर इसकी सभी किस्तें चुका दी, तो सरकार क्या करेगी, जो 3% ब्याज है वो माफ कर देगी। यानी जो 1 लाख रुपए की जो मतलब 9% की जगह में उसको कितना, सिर्फ 6% का ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो 3% है ना, जो है वो माफ कर देती है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है पात्रता। पात्रता क्या है? समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण खाते में 30 दिन से अधिक समय के लिए आहरित शक्ति से अधिक शेष न रहे एवं खाते में नियमित रूप से लेन देन होता रहे। साथ ही प्रत्येक माह कम से कम प्रेरित एक ग्राहक प्रेरित क्रेडिट जरूर किया जाए, जो कि उस माह की ब्याज राशि को कवर करता हो। तो इसका इसका क्या मतलब है ना? समूह को बैंक से मिले ऋण को 30 दिनों से अधिक समय तक इनएक्टिव नहीं रखना चाहिए, है ना? तो मतलब 30 दिन से अधिक समय के लिए इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए, है ना? खाते में नियमित रूप से लेन देन होनी चाहिए, है ना? और समूह को हर महीने कम से कम एक बार लेन देन करना अनिवार्य है, यानी कि ट्रांजेक्शन होने अनिवार्य है ना। समूह को और इसके अलावा समूह को क्या समय पर ऋण और ब्याज का भुगतान करते रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एसएसजी है ना, वो बैंक से 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए का ऋण लेता है और हर महीने नियमित रूप से इसका किश्त चुकाता है। तो सरकार उन्हें, है ना, 7%, तो सरकार क्या करेगी, 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दे सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि उनका ब्याज 14,000 रुपए है ना, यदि उसका जो कुल ब्याज है वो 14,000 था, तो सरकार उससे सिर्फ मतलब जो सरकार है 7,000 रुपए माफ कर देगी, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 7,000 रुपए जो है वो अमाउंट जो है वो माफ कर देगी, ठीक है। अगर मतलब ऐसे वो पात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बैंक खाते में नियमित रूप से लेन देन होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 30 दिन से अधिक, मतलब 30 दिन से अधिक समय के लिए वो अकाउंट जो है, मतलब लोन अकाउंट जिससे वो लोन बना हुआ है, ठीक है। तो वो अकाउंट जो है वो 30 दिनों तक इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए, ठीक। और अगला क्या है? राशि, ब्याज अनुदान की राशि। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत समूह को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर दे ब्याज की राशि में नियमानुसार छूट प्रदाय की जाती है, 7% वार्षिक दर से। तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, है ना। ये वही है कि सरकार को इसके अंतर्गत सरकार समूहों को 3 लाख रुपए तक का ऋण, है ना, 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% की वार्षिक ब्याज पर छूट दे सकती है। ये सुविधा केवल समय पर ऋण चुकाने वालों को ही मिलती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं।
आई गेस आपको वो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों की ये वाला राशि वाला पॉइंट समझा देती हूँ। जैसे कि 7% की वार्षिक दर से, मान लीजिए कोई महिला समूह है ना, कोई स्वयं सहायता समूह है ना, इसको छोटे अमाउंट में बताती हूँ मैं। ये मान लीजिए 50,000 रुपए का ऋण लेती है, मतलब ये समूह जो है वो 50,000 रुपए का ऋण लेता है और समय पर जो है वो अपने किस्तें चुका देता है, ईएमआई भर देता है। तो जो उसे ब्याज अनुदान के तहत, यानी कि 7%, है ना, तो 5 सत्ते 35, है ना, तो इसका 50,000 का 7% कितना होता है, तो 3500 रुपए इसको छूट मिल जाएगी। ठीक है, 7% के हिसाब से इसको 3500 रुपए की छूट मिल जाएगी इस समूह को। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपदा आपदा कोष। आपदा कोष, आपदा कोष क्या है? वल 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 कभी कभी जुबान नहीं पलटती है। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, VRF, आपदा कोष, है ना। इसका क्या मतलब होता है? ये एक विशेष प्रकार की वित्तीय सहायता है जिसे ग्रामीण संगठनों को आपदाओं से निपटने के लिए दिया जाता है। आपदा मतलब क्या होती है? जैसे कि लाइक भूखमरी हो गया, कुपोषण, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब आपदा के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए ये आपदा कोष बनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस आपदा कोष का? ग्राम संगठन को दिया जाने वाला एक विशेष कोष, एक ऐसा विशेष कोष जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वल्नरेबिलिटी वल वल वल्नरेबिलिटी जैसे खाद्य, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित विपदाओं को कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि वल्नरेबिलिटी, इसको पढ़ने में जुबान पे नहीं पलट रही है, सीधे सीधे से आप याद रखिए आपदा। आपदा जैसे खाद्य, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित विपदाओं को कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा ही कोष है ये। ठीक, तो इसका उपयोग क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद परिवारों को की मदद के लिए ये किया जाता है। ठीक, इसमें पात्रता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्राम संगठन द्वारा वल्नरेबिलिटी की कार्य योजना बनाई गई हो, जिसमें चिन्हित वल्नरेबल परिवारों को, यानी कि वल्नरेबल परिवारों की आवश्यकताओं को शामिल किया गया हो, एवं ग्राम में विशेष रूप से पिछड़ी जातियां निवास करती हो। तो इसमें कौन लोग पात्र होंगे? ये कोष उन गांवों को दिया जाता है जहां गरीबी अधिक है और पिछड़े परिवार अधिक रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो गांव में विकास योजनाओं के तहत ये काम होता है। ठीक है, विकास योजना के तहत ये काम होता है। ठीक है, और इसकी जो राशि है, प्रत्येक ग्राम संगठन को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है आपदा कोष के द्वारा। आपदा कोष दिया जाता है, मतलब इस जो 1.5 लाख रुपए है, इसका जो 1.5 लाख रुपए है, ये आपदा कोष के रूप में दिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है चक्रीय निधि। आई गेस मैंने किसी वीडियो में हमने चक्रीय निधि के बारे में पढ़ा भी हुआ है। रिवॉल्विंग फंड, ये क्या होता है? ये वो फंड होता है जो स्वयं सहायता समूह जो स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, ताकि वो अपने सदस्यों को छोटे ऋण दे सकें और आंतरिक लेन देन को बढ़ावा दे पाए। ठीक है, तो मतलब एक तरह का ऐसा ऋण या फिर ऐसा आंतरिक लेन देन जो अपने ही आपस में ही ऐसे छोटे छोटे जो ऋण है, आप अपने सदस्यों को छोटे ऋण दे पाए और जो आवश्यकता है उनको अपनी पूरी कर पाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है चक्रीय निधि का? स्व सहायता समूहों की पूंजी कोष में वृद्धि करने, आंतरिक लेन देन को बढ़ाने एवं समूह सदस्यों की छोटी छोटी उपभोग व आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है कि एसएचजी समूहों को
आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और समूह के सदस्यों की छोटी-मोटी आवश्यकताओं और रोजगार के लिए ऋण देना और इसके अलावा समूह की पूंजी में वृद्धि करना ताकि भविष्य में है ना बड़े ऋण प्राप्त हो सके। तो इसका चक्रीय निधि का क्या है ये उद्देश्य है। ठीक। और इसकी पात्रता क्या हो सकती है? पात्रता क्या हो जाएगी इसकी? ऐसे समूह जिन्होंने 3 माह पूर्ण किया हो एवं कम से कम 12 बैठकों या उससे अधिक में पंचसूत्र का पालन किया हो। ऐसे समूह जिसका बचत खाता बैंक में खुला हो एवं ग्रेडिंग में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। तो समूह को कम से कम 3 महीने तक सक्रिय रहना चाहिए, है ना? और 12 बैठकों 12 बैठकें होनी चाहिए और पंचसूत्र का पालन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और है ना बैंक में बचत खाता खुला होना चाहिए और ग्रेडिंग जो मानदंड है ना उसमें 60% का अंक या उससे अधिक अंक यानी कि ग्रेडिंग यानी कि गुणवत्ता कहना चाहिए है ना उसकी सफलता के लिए या फिर उसकी गुणवत्ता मूल्यांकन में है ना तो ग्रेडिंग में उसको 60% प्राप्त होने चाहिए। राशि है ना राशि कितनी होगी इसकी 15,000 या उससे अधिक अधिक चक्रीय निधि में 15,000 या उससे अधिक की का अनुदान हो सकता है। अधिकतम सॉरी मतलब अधिकतम 15,000 रुपए। ठीक। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे चक्र निधि के बारे में पुराना डेटा है। जब हम ग्रामीण विकास के बारे में मतलब ग्रामीण विकास और रोजगार ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है ना इसको भी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं है ना जब अ, ग्रामीण विकास वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है पीडीएफ में तब हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं। अगला है अगला ये ग्रेडिंग दी हुई है। मैं काम करती हूँ जी मैं ना इसको आपको भेज दूंगी। ठीक है स्व सहायता समूह ग्रेडिंग की माप है ना तो इसके बारे में ये तो सिर्फ एक वो है टेबल दिया हुआ है। इसको आप वैसे भी देख सकते हैं है ना बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा एक से लेकर के यहाँ पे जो 11 मानदंड है ना ये दिया हुआ है और उसको किसको ग्रेड ए में रखा गया है किनको ग्रेड बी में रखा गया है और ग्रेड सी में रखा गया है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है इसको मैं आपको उसमें भेज दूंगी क्या बोलते हैं टेलीग्राम में। ठीक है इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि की पात्रता नहीं होगी। तो किनको चक्रीय निधि की पात्रता नहीं होगी इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक बार रीड करते हैं। जूम कर लेती हूँ। जूम होने में भी दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं। ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष तथा महिला सदस्य शामिल हैं। तो जो चक्रीय निधि की पात्रता में ये लोग शामिल नहीं होंगे जिसमें पुरुष और महिला दोनों सदस्य हैं। ठीक है और स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी जो है ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह में जुड़े हैं वो भी चक्रीय निधि के लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके अलावा ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पूर्व से ही चक्र निधि स्वीकृत किया गया हो। तो ये जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिनको ऑलरेडी चक्रीय निधि प्राप्त हो चुकी है तो वो भी इस चक्रीय निधि के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व से ही महिला एवं बाल विकास महिला कोष इत्यादि से चक्रीय निधि दिया जा चुका हो तो वो भी चक्रीय निधि के लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके अलावा ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत की गई हो। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान या चक्रीय निधि है ना ये दोनों अगर मिला हुआ है किसी किसी सहायता समूह को तो वो अन्य चक्रीय निधि के लिए पात्र नहीं होंगे।
अगला देखते हैं, अगला क्या है? सामुदायिक कोष निधि। सामुदायिक कोष निधि क्या होता है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF। CIF क्या है? एक विशेष कोष है जो स्व सहायता समूह को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसके क्या उद्देश्य हैं? समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता, उत्पादक गतिविधि, बीमारी आदि जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। तो अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए ये निधि दी जाती है ना? जैसे कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो गई, अगर और उत्पादन गतिविधियां हो गई, और बीमारी से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, है ना, उसको देख करके ये सामुदायिक कोष निधि दी जाती है। इसकी क्या विशेषता है? समूह द्वारा सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण समूह की तैयार सूक्ष्म ऋण योजना में तय प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। समूह द्वारा इस राशि का पुनर्भुगतान अपने ग्राम संगठन CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन को किया जाता है, जिससे ग्राम संगठन या CLF पुनः अन्य समूहों को उनकी मांग के आधार पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। तो ये जो निधि है ये सीधे समूह को नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो अमाउंट है, ये जो फंड है, ये सीधे समूह को नहीं दी जाती, बल्कि अ, समूह की जो तैयार सूक्ष्म ऋण योजना है ना, ये जो तैयार सूक्ष्म ऋण योजना है ना, इसके आधार पर प्रदान की जाती है, और CLF के माध्यम से ये राशि समूह को दी जाती है। ठीक है, CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से ये राशि जो है समूह को दी जाती है, और समूह इस राशि को पुनर्भुगतान के बाद पुनः अपने ग्राम संगठन से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें वहीं पे यही यही लिखा हुआ है कि समूह जो है इस राशि का को पुनर्भुगतान के बाद पुनः अपने ग्राम संगठन से प्राप्त कर सकता है। ठीक, अगला है पात्रता। पात्रता क्या है? पात्रता इसमें कौन लोग पात्र होंगे इस निधि के लिए? ऐसे समूह जिन्होंने 6 माह पूर्ण किया हो एवं कम से कम 24 बैठकों या उससे अधिक में पंचसूत्र का पालन किया हो, और इस ऐसे समूह जिनकी सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की गई हो। तो इसमें वही लोग पात्र होंगे जो कम से कम 6 महीने समूह में पूरे कर चुके हों, और कम से कम 24 बैठक, है ना, 24 बैठक या उससे अधिक, है ना, पंचसूत्र का पालन कर चुके हों। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई SSG है, अगर कोई स्वयं सहायता समूह है, वो हर महीने, है ना, हर महीने हर महीने 4 बार बैठक कर रहा है ना, 4 बार बैठक करता है, तो 6 महीने में, ना, तो मान लीजिए 6 महीने में, है ना, तो वो 24 बैठकें पूरी कर लेगा। 6 चौके 24, है ना, तो 24 बैठकें वो पूरी कर लेगा, तो क्या वो इस निधि के लिए पात्र हो जाएगा। ठीक है, और समूह ये जो सूक्ष्म ऋण योजना है, तो समूह ने ये जो है सूक्ष्म ऋण योजना ये तैयार की हुई हो। ठीक है, जैसे कि यदि किसी समूह ने योजना बनाई है कि इस निधि से पोल्ट्री फार्म या कोई सिलाई का काम करेंगे, तो इसे वापस चुकाने की योजना पहले से बनाए होंगे, है ना, तो ही वो ये CIF के लिए पात्र होंगे, यानी कि सामुदायिक कोष निधि को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा राशि, अधिकतम राशि इसमें 60,000 से 75,000 रुपए तक समूह हेतु ऋण, परंतु CLF हेतु अनुदान। तो इसका मतलब ये है कि CIF के तहत SSG को 60,000 से 75,000 रुपए तक की राशि के रूप में इसको दिया जा सकता है, लेकिन CLF हेतु यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के हेतु ये अनुदान होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो डेटा है ये पुराना है, मैं इसको नेक्स्ट जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो उसमें वो क्लियर करूंगी। ठीक, यहाँ पे अगला नोट दिया हुआ है, सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान है, परंतु ग्राम संगठन, महिला स्व सहायता समूह एवं
उनके सदस्यों के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। तो सामुदायिक निवेश निधि की राशि जो है, ये जो सीआईएफ है, संकुल स्तरीय संगठन के लिए ये अनुदान है। अनुदान यानी कि सब्सिडी है ना? परंतु ग्राम संगठन और महिला स्व सहायता समूह और उनके सदस्यों के लिए ये एक ऋण के रूप में दिया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला ये है जी ना, एनआरएलएम बिहान। इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है ये एसएसजी, है ना? ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हो चुके हैं। तो एनआरएलएम बिहार अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठन और एक टॉपिक है कोई सा, तो वो टॉपिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है। कहाँ तक? सामुदायिक कोष निधि। ठीक है, सामुदायिक कोष निधि तक आज हमने देख लिया है। तो फिर अगर यदि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा बुरा जो भी होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, कि मुझे इससे समझ में आता है कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, मैं सही तरीके से समझा पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ना करते रहिएगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अ, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।